हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक किया था? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन कर लिया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। यस मैम, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया देख लिया था। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया देखा था। अब हम देखेंगे, हम लोग वो भी देख लिया था कि अगर मेरे पास दो अननोन्स में दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो वहां पर किस किस तरीके से ग्राफिकल वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि नो सोल्यूशन है तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दो लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हम जो हमारा मेन है, पहले शुरू करते हैं हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ओके ओके, सो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पर मेरे पास किस तरीके से इक्वेशंस होती हैं? मेरे पास इक्वेशंस होती हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू, हेलो, यस मैम। आप लोगों को अगर मैं कहीं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो एटलीस्ट मुझे बता देना। ओके, ओके मैम। मैम आवाज लैग तो कर रहा है, वॉइस लैग हो रही है। वॉइस लैग हो रही है, 1 सेकेंड। ओके, सो अभी अभी ठीक है या फिर मैं और कुछ करूं? अभी भी लैग हो नहीं मैम, रही ठीक है है? बराबर। मैम अभी। ओके ओके, ओके, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास किस तरीके से सिस्टम होता है, जहां पर मेरे पास सिस्टम होगा विच इज लाइक ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये जो सिस्टम होता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पर ये जो सिस्टम है उसकी खास चीज ये है कि ये कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इट विल नेवर बी इनकंसिस्टेंट। और ये क्यों नहीं होता इनकंसिस्टेंट? क्योंकि दिस सिस्टम इज नेसेसरीली कंसिस्टेंट बिकॉज इट possess अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। होता है इसमें एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर मेरे सारे अननोन्स की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। ओके, और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये जो सॉल्यूशन है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। ओके, एंड x इज इक्वल्स टू जीरो क्या है? हमेशा एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो ये सिस्टम जो है वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा लेकिन कंसिस्टेंट होगा। ओके, अब हमें जानना है कि क्या मेरे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी कुछ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। राइट, मुझे जानने हैं वो सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करते हैं इसमें, वो वाले। ओके, अब ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, हम क्या करते हैं? तो मेरे पास ए है। ए क्या है? मेरे पास एक मैट्रिक्स है कोफिशिएंट्स की, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। मैंने क्या करना है? मुझे ए की रैंक चेक करनी है। ओके, अगर ए की रैंक, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन आ गई, अगर मेरे पास ए एन ऑर्डर का है और मेरे पास ए की रैंक एन आ गई, तो यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? दिस विल कंटेन ओनली अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर मेरी रैंक एन के बराबर है, ऑर्डर के बराबर है, ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो मेरे पास एग्जिस्ट करेगा और कोई भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सेकंड केस ले लो, अगर मेरी रैंक ऑफ ए लेस देन एन हुई तो वहां पर क्या होगा? मेरे पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा उस वक्त। ठीक? ये हो गया कि किस वक्त मेरा पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और किस वक्त मेरे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ओके, अब एक चीज बताओ, जब हम बोलते हैं कि मेरे पास रैंक ऑफ ए आर है, और जो ये जो आर है दैट इज लेस देन एन, ओके, जहां पर एन मेरे अननोन्स है, ओके, और आर मेरी रैंक है ए की, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट द सिस्टम हैज
n minus r independent solutions? The system has exactly n minus r independent solution, right? Yes, ma'am. ओके अभी आप इससे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरे पास रैंक r डिफाइन है और n माइनस r मेरे पास तब एग्जैक्टली n माइनस r इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं यहाँ से बात करूं नेचर ऑफ सॉल्यूशंस की, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस की क्या क्या नेचर होगा सॉल्यूशन का यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 0 मेरा सिस्टम है और ये जो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n की है। पहले बात कर लेते हैं रैंक ऑफ ए, हम क्या निकालेंगे रैंक ऑफ ए। अब रैंक ऑफ ए क्या होती है आर होगी, अब वो कुछ भी हो तो ये जो आर होगा हमेशा हमें पता है इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू m कॉमा n, क्योंकि मेरा ए क्या है m क्रॉस n है, ठीक है। तो अब ये जो रैंक होगी दिस रैंक ईदर विल बी इक्वल्स टू n, और या तो ये n के बराबर होगी या तो ये n से छोटी होगी। यही तो दो पॉसिबल केस हो सकते हैं यहाँ पर, Yes, ma'am. यस मैम। राइट। अब देखो अगर ये आर एन के रैंक मेरी एन के बराबर हुई तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, और n माइनस आर दैट इज इक्वल्स टू n माइनस n, यानी कि जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। ओके अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो मेरे पास जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर r इज लेस देन n है तो मेरे पास क्या है इंफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ओके इंफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, और ये सॉल्यूशंस कैसे होंगे नॉन ट्रिवियल होंगे, और जब सॉल्यूशंस नॉन ट्रिवियल हैं तब मेरे पास n माइनस r लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ये थोड़ा समझने के बेसिस पे हो गया जिससे आप थोड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि मेरे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे और कितने नहीं होंगे। ओके भी याद करो जब मैंने आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन स्पेस जो होता है वो सबस्पेस फॉर्म करता है, बताया था। Yes, ma'am. बताया था। ठीक है वो जो सॉल्यूशन स्पेस होता है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का, ओके सॉल्यूशन स्पेस, अगर मैं सॉल्यूशन स्पेस की बात करूं तो वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय सॉल्यूशन ऑफ Ax इज इक्वल्स टू 0, जो भी इसके सॉल्यूशन से जो वेक्टर स्पेस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। ओके अब यहाँ देखो अगर मैं इसके नल स्पेस की बात करूं तो Ax इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, ऐसे ही तो नल स्पेस डिफाइन करते हैं, ये हो जाएगा मेरा नल स्पेस ऑफ ए। ओके ओके और डायमेंशन ऑफ नल एन ए क्या हो जाएगा, ये मुझे कोई बताएगा। 0 मैम। डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ ए, दिस इज n माइनस आर। अब n माइनस आर होती है इसकी डायमेंशन, अगर सॉल्यूशंस मेरे ट्रिवियल हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस एन हो जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। अगर मेरे सॉल्यूशंस नॉन ट्रिवियल हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। कि जो भी हो n माइनस आर डिपेंड्स, अगर नॉन ट्रिवियल है तो ये ग्रेटर देन 0 होगी, अगर ट्रिवियल है तो ये 0 हो जाएगी डायमेंशन। ओके यहाँ पे क्या है जब ये ट्रिवियल है, ये क्या है जब ये नॉन ट्रिवियल है। ओके अब ये जो मैंने आपको बताया यहाँ से आपको एक चीज निकालने में हेल्प होगी। अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके से, लेट्स से कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 20 क्रॉस 50 की है, ओके ये कोई मैट्रिक्स है जो कि 20 क्रॉस 50 की है, इसका डायमेंशन ऑफ आर ए दे रखा है, रेंज ऑफ ए 13 है, और डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 आपने बताना है, तो बताओ क्या होगा। जो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी रेंज से रिलेटेड नलिटी से रिलेटेड, ये एक्चुअली सब उसी से रिलेटेड है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि 20 क्रॉस 50 की है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ए, ये क्या हुआ डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ए, बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रैंक की कि ये क्या है मेरी ये रैंक दे रखी है, जो डायमेंशन ऑफ आर है इमेज है दैट इज बेसिकली रैंक, और हमें बतानी है डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या था डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 क्या बताया मैंने n माइनस आर,
क्योंकि सॉल्यूशन स्पेस क्या है, यही तो मेरा सॉल्यूशन स्पेस है, Ax इज इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन स्पेस। तो n क्या है, टोटल n क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्पेस डिफाइन करूं तो सॉल्यूशन स्पेस कैसे डिफाइन होगा, x बिलोंग्स टू r पावर 50 कॉमा Ax इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है मेरा सॉल्यूशन स्पेस हुआ। अब देखो n क्या वैल्यू लेगा, 50 माइनस r, r क्या है 13, ये क्या हुआ, जो सॉल्यूशन स्पेस की जो डायमेंशन आएगी, डायमेंशन ऑफ w आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ w आ जाएगा 50 माइनस 30 37। तो ये बताओ, जब मैंने आपको मैट्रिक्स मैपिंग पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जाता है कि आर्स पावर n टू आर्स पावर m, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म होती है a m क्रॉस n की। ओके, ये बेसिकली वही चीजें हैं, आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, आपने मैट्रिक्स बनाई थी, उसके बाद आपने नलिटी पढ़ी थी, उसके बाद आपने इमेज पढ़ा था, रैंक पढ़ा था, तो ये है वही सारी चीजें जो आपको हर जगह मिलेंगी। ओके, सॉल्यूशन स्पेस का यूज यहाँ पर कैसे हुआ, डायमेंशंस का यूज कैसे हुआ, कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट है, वो सारी चीजें समझ में आई। यस मैम। ओके, अभी देखते हैं आगे कि इसी तरीके से लेट्स नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन सिस्टम और देखो। ओके, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में क्या होता है, मेरे पास क्या होगा, Ax इज इक्वल्स टू b होगा, जहां पर b जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है, अगर Ax इज इक्वल्स टू b है दैट x इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं बोलूं x इज इक्वल्स टू 0 कांट बी द सॉल्यूशन हियर। ओके, कि वो होमोजेनियस सिस्टम में होता है कि वो x इज इक्वल्स टू 0 यानी कि सारे सॉल्यूशंस ट्रिवियल होंगे, ये होगा वो होगा, तो वो सब होमोजेनियस की बात है। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है होना। ये इसकी अगर हम बात करें, इसकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, ये जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होता है, और या तो आप कंसिस्टेंट बोल लो या फिर बोल लो कि इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए बी, ए क्या है ए मैट्रिक्स और बी क्या है बी इसकी वेक्टर है, बी इसका हमने सारे कॉलम्स इसके कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं। सो बी इज बेसिकली दिस ए बी इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ऑफ ए के बराबर है तो वहां पर क्या होता है, मेरे पास कंसिस्टेंट सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशंस का। अब इसमें भी दो टाइप्स हो जाते हैं कि अगर ये रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, अगर ये n के बराबर है, इनकी रैंक्स आपस में भी बराबर है और n के बराबर है, तो मेरे पास जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन का होगा। ओके, जो भी सिस्टम होगा वो यूनिक सॉल्यूशन का होगा। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए बी is equals to rank of A, but this is less than n, this is less than n, basically number of column से कम है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर मेरा सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, अब जब यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी n-r वेरिएबल्स होंगे उनको कुछ एक डमी वेरिएबल वैल्यूज असाइन कर देते हैं और बाकी वेरिएबल्स को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। राइट, यस मैम, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास जब भी रैंक इक्वल हो और लेस देन n हो तो मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब एक और केस फॉर्म होता है कि क्या होगा अगर इन दोनों की रैंक इक्वल ना हो, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और यू कैन से दैट इट possess नो सॉल्यूशन एट ऑल। ओके, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नॉन होमोजेनियस की बात करी जाए तो इसमें यही सारे सॉल्यूशंस के पॉसिबल केस फॉर्म होते हैं, जो भी है वो यही है। ठीक है, अब आप देखिए कि मुझे एक और चीज बताओ कि क्या सॉल्यूशन स्पेस का, नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन स्पेस वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, सब स्पेस फॉर्म करता है? नो मैम,
नो मैम। नहीं करता। तो अब हम इसके डायमेंशन वगैरह पे जो बाकी सारी चीजें थी उस पर डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सॉल्यूशन स्पेस वेक्टर स्पेस फॉर्म ही नहीं करता। ओके, अभी आगे देखते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अगर मेरे पास कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो इस तरीके से डिफाइंड है, लेट्स से x plus y plus z is equals to 1, x plus 2y minus z is equals to b, 5x plus 7y plus az is equals to b square। ओके, अब आपको मुझे ये बतानी है, ये क्वेश्चन काफी बार आता है, जेम में देख लो या फिर आप गेट में देख लो, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। आपको बताना है कि ये जो सिस्टम है इसके नो सॉल्यूशन कब होंगे, ये यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, और इसके मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो है वो कब एग्जिस्ट करेंगे, आपको ये बताना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, आप इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, उसकी रैंक निकालोगे, और रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक की हेल्प से कंडीशंस जो भी बनेंगी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, और फाइंड आउट करोगे जो भी इनकी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन की, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की, जो कि मैंने यहाँ लिख रखी हैं, ठीक, उनकी हेल्प से क्या कंडीशंस फॉर्म होती हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चलो मैं करवाती हूँ, अगर मेरे से भी कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए तो आप लोग चेक करते रहना। पहले हम फॉर्म करते हैं एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करूंगी तो यहाँ आएगा 1 1 5 1 2 7 1 -1 a 1 b स्क्वायर, ये हो गई मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब मुझे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दो रोज में ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। ओके, R2 में लगाया R2 minus R1 और R3 में लगाया R3 minus 5R1। ओके, so that's 1 1 1 1 0 1 -2 b -1, आ जाएगा 0 2 a -5 and this is b square -5। ओके, अब हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ अगर मैंने दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये आया R3 में लगाया R3 -2 R2, उसके बाद आया 1 1 1 1 0 0 1 -2 b -1 0, ये कितना हो जाएगा a -5 -4 प्लस a -1, a -1 ही होगा ना, और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर -5 2b प्लस 2। ओके, तो ये होगा b स्क्वायर -2b प्लस 3। ओके, तो ये इस तरीके से कुछ फॉर्म होके आ गए मेरे पास। -3 में -3 आएगा। हाँ, सॉरी -3। ओके, b स्क्वायर -2b -3 ये आ गई। अब देखिए, नो सॉल्यूशन के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, अब आपको कंडीशन बनानी है। नो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या है मैम, a = 1 होना चाहिए और b does not equal to 3 and -1 होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए पहले रैंक के अकॉर्डिंग देखें, तो रैंक ऑफ a हैज टू बी लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड से a की रैंक कम होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो इस केस में अगर देखो, अगर a इज इक्वल्स टू 1 हो गया, लेकिन b स्क्वायर -2b -3 ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, राइट, अगर a 1 के इक्वल हो गया और ये वाली जो चीज है ये 0 के इक्वल नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। बेसिकली हम बोल रहे हैं कि अगर रैंक ऑफ ए 2 हो जाए, ओके, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड की रैंक कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड, यस मैम देन दिस विल हैव नो सॉल्यूशन, राइट। अब अगले की बात कर लेते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, रैंक इक्वल, a 1 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो जाए। हाँ, नॉट इक्वल्स टू 1। हाँ, कि अगर a नॉट इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए बेसिकली। जब हम यूनिक सॉल्यूशन के केस की बात करते हैं तो रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल हो, और किसके बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के भी बराबर हो, यानी कि 3 के बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा,
यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये केस की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इस पे कंडीशन लग जाएगी कि ए जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होगी? मैम ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए और बी की वैल्यू -1 और 3 -1 या 3 होनी चाहिए। हाँ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड के बराबर है बट इट इज लेस देन 3। ओके, लेस देन 3 है तो ए की वैल्यू 1 हो जाए और बी की वैल्यू ये क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल्स टू हम 0 पुट करके बी की वैल्यूज निकाल लेंगे जो कि क्या आ रही है -1 एंड 3। यस मैम। तो ये मेरी कंडीशंस थी किसके लिए कि कब मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, कब यूनिक सॉल्यूशन हो और कब मेरे पास नो सॉल्यूशन है, वो सारी चीजें जानने के लिए। अंडरस्टूड? मैम यस हाँ। मैम यूनिक सॉल्यूशन के केस में बी के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना कि वो 1 और -3 3 और -1 नहीं होने चाहिए। कोई इनके सवाल का जवाब देना चाहेगा? मैम अगर ए की वैल्यू अगर एक में मतलब अगर ए की वैल्यू 0 नहीं कर पा रहे हैं तो ऑलरेडी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक ओके ओके हाँ, समझ आया या? जैसे मैम ए की वैल्यू अगर 1 के इक्वल नहीं हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल ही होने वाली है। हाँ, अगर ये एक इक्वल टू 1 हो जाता है तो कुछ केस बनता है आगे फर्दर के क्या होता है, लेकिन अभी अगर ए की वैल्यू 1 ही नहीं हो पा रही है तो फिर फायदा क्या है? आपने देखा जब मैंने नो सॉल्यूशन की हम लोगों ने बात करी थी तब हमने जब a इक्वल टू 1 रखा था तो क्या हो रहा था कि रैंक ऑफ ए बी के इक्वल से कम हो रही थी, राइट? जब हमने इक्वल टू 1 रख दिया तो क्या हो रहा था, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। a इक्वल टू 1 पुट करने पर रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड। जब ये था a इक्वल टू 1 और हम बोल रहे थे ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो बेसिकली उस टाइम पर क्या हो रहा था कि ये जो हो जाता वो कैसे हो जाता 1 1 1 1 0 1 -2। यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो, अगर यहाँ पर 1 होता और 0 0 ये भी 0 हो जाता और यहाँ कोई एक नंबर होता लेट्स से 2, तो ये क्या होता, ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो जाती है उस वक्त। यस मैम। अगर आप ऐसे तरीके से नहीं समझ पा रहे तो वेरिएबल्स को समझ रख के देखिए कि अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख देते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन एग्जिस्ट कर जाएगी। ये समझ में आया सबको? यस मैम। अब एक तो तरीका हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, इनके रैंक मतलब मैट्रिक्स बना लो, उसके बाद उसकी रैंक निकाल लो, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया कि मैट्रिक्स बना लो, उसके बाद रैंक निकाल लो, फिर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जो भी है वो आपकी चेक कर लो। और एक है क्रैमर्स की हेल्प से, क्रैमर्स थ्योरम और यू कैन से क्रैमर्स सॉल्यूशंस। ओके, अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो क्रैमर्स फॉर्मूला एक होता है जिसकी हेल्प से आप नंबर जो भी आपके अननोन्स हैं उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, वो देखो। अगर मेरे पास लेट्स से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कुछ ऐसे a1x b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. Okay, 1 second guys. या राइट, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से सॉल्यूशंस हैं और आपको निकालनी है अननोन्स x y z अननोन्स की वैल्यू, तो आप कैसे निकालेंगे, क्रैमर्स थ्योरम की हेल्प से। दीज आर माय अननोन्स। ओके, तो पहले आप हाँ बोलिए। इसमें डेल्टा एक्स में डेल्टा करते हैं ना, डेल्टा मतलब जहां हाँ। जहां एक्स वहां रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3। हाँ हाँ, बेसिकली वही करते हैं। तो पहले आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से आप ए एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि ए मैट्रिक्स क्या होगी, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, आप इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपको x अननोन की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, x का ये जो वेरिएबल्स हैं वो सारे छिपा के उसकी जगह d1 d2 d3 के वेरिएबल्स पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया d1 d2 d3 और y और z के वेरिएबल सेम है, b1 b2 b3 c1 c2 c3।
बेसिकली x के वेरिएबल्स रिप्लेस करके आप ये वाले वेरिएबल्स जो b के वेरिएबल्स होते हैं वो पुट कर दीजिए और इनका ले लीजिए उसके बाद डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ a से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, x वेरिएबल की वैल्यू, x अननोन की वैल्यू। इसी तरीके से आप y अननोन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। उस टाइम पे आपको क्या करना है, y के जो वेरिएबल्स है उसको रिप्लेस कर देना है d1 d2 d3 से। ओके, बेसिकली ये हो जाएगा a1 a2 a3 d1 d2 d3 एंड c1 c2 c3 डिवाइडेड बाय, और इस डिटर्मिनेंट को जो भी वैल्यू आए उसको आपको डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट ऑफ a से। ओके, और इसी तरीके से आप z अननोन की वैल्यू निकाल लोगे, जहां पर आपको c1 c2 c3 की जगह d1 d2 d3 पुट करना है एंड दैट इज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। समझ में आया क्रैमर्स रूल? यस मैम। ओके, क्रैमर्स रूल में बस सिंपली वही था कि आपको बस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे भी आप डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मैम फाइंड ये आउट करो, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है ना? क्या? ये तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा ना, ये और रैंक हाँ वाला हाँ तो हाँ हाँ, ये उन्हीं के लिए अवेलेबल है, पर आपके सिलेबस में मैंने था इसलिए मैंने एक बार मेंशन कर दिया इस चीज को भी। रैंक वाला क्रैमर्स, तो कुछ भी लग सकता है ना? हाँ रैंक वाला जो मेथड है वो तो कहीं भी लग सकता है, वो तो हाँ उससे हाँ हाँ, तभी तो वही ज्यादा यूज किया जाता है, भी तो वही ज्यादा यूज किया जाता है। ये वाला यहाँ पर कुछ कुछ लिमिटेशंस है ना इसकी। मैम हाँ, इन केस अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो तो आप क्या डिटर्मिनेंट ए करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 0 इनफिनाइट हो जाए सॉल्यूशन तो है। हम यहाँ क्रैमर्स यूज पर नहीं कर सकते। क्रैमर्स रूल डिफाइन ही तब होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है। ओके अगर ये डिफाइन, तभी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू क्रैमर्स रूल के हेल्प से निकालोगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर यही इक्वल टू 0 आ गया तो आप क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ओके मैम। ओके, मैम डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया वो तो सीधे डायरेक्ट इनकंसिस्टेंसी या नो सॉल्यूशन को जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेनी जब, सॉल्यूशंस को। हाँ अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 हो गया तो आप क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से जो रैंक है, बाकी सारी चीजें हैं, उसकी हेल्प से सब कुछ निकालना पड़ेगा आपके सॉल्यूशंस। उस टाइम पर ये मेथड वैलिड नहीं है। ओके ओके मैम। मैम। ओके, यस मैम। हाँ तब आप ये नहीं कर सकते। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे इसी तरीके से। आप मुझे उसका सॉल्व करके बताइए। लेट्स से कि अगर मेरे पास कुछ सिस्टम है जो किस तरीके से डिफाइंड है, 2x minus y plus 3z is equals to 9, x minus 3y minus 2z is equals to 0, 3x plus 2y minus z is equals to -1। इसकी मुझे x y z के अननोन्स की वैल्यू बताइए फटाफट सॉल्व करके।
मैम x की वैल्यू 4/13 आ रही है क्या कुछ इस टाइप पे, रेशियो के फॉर्म में आ रही है? बाकी कोई और बताओ, क्रॉस चेक करो। हो गया क्या? नो मैम, बाकी है। हाँ करो। मैम z की वैल्यू है -35/24। -35/34। 24। 35/24 कुछ गड़बड़ हो रही है। मैम x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/7 कुछ आ रही है। अच्छा ओके, तो एक बार चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। आप देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है आपकी कैलकुलेशन में। मैम x1 आ रहा है। हाँ ये किसी ने सही बोला, x1 आएगा। इसके जो आंसर्स आएंगे जो मेरे पास है वो आएंगे x = 1, y = -1 एंड z = 2। चेक कीजिए क्या यही आ रहे हैं? यही आ रहे हैं आपके भी? अब फिर मैं सॉल्व करूं? मैम x और z तो आ रहा है पर y = -1 नहीं आ रहा। ओके सो लेट्स चेक। ओके इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम ऐसा कर देते हैं कि R2 को रिप्लेस कर देते हैं R1 से। मेरे पास आएगा 1 - 3 - 2 0, 2 - 1 3 9, 3 2 - 1 - 1।
अब हम इन पर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। पहले लगाते हैं R2 पर R2 माइनस 2R1, R3 पर लगाते हैं R3 माइनस 3R1। ओके, R3 माइनस 3R1 क्रेमर रूल से करना था ना क्या? ये तो क्रेमर तो जैसे करना है वैसे कर लो, आप क्रैमर रूल के थ्रू कर लो, आप डिटर्मिनेंट के थ्रू कर लो, या आप लीनियर इक्वेशन के थ्रू कर लो। मैंने नॉर्मली रैंक के थ्रू भी दिया था, मतलब जैसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो। एक बार इसके थ्रू करके देखो क्या आंसर सही आ रहा है। ये सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे है। बार बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम मोस्टली यही यूज करते हैं। ओके, तो इधर देखिए, जब आप इधर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, -3, इसमें लगाएंगे 2 - 2 0, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 5, 2 4, मैम क्रेमर्स रूल से आ गया, आंसर आ गया क्रेमर्स रूल से लेके। डिटर्मिनेंट में फाइंड आउट करने में माइनस प्लस की मिस्टेक, कभी मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। यस मैम, दोनों के थ्रू ही सेम आंसर ही आएगा, चाहे आप रैंक के थ्रू कर लो या फिर आप क्रैमर्स के थ्रू कर लो। डू आई नीड टू सॉल्व इट? सॉल्व करूंगी नो इसे? मैम, हो गया। ओके, हो गया ना। इसके आंसर्स ये होंगे, और आप चाहो तो इससे भी चेक कर सकते हो, आप ट्रांसफॉर्मेशंस लगाइए और ये भी यस इससे मैम, ट्रांसफॉर्मेशन से भी आ गया। हाँ, ओके ग्रेट। ओके, तो इतना सब कुछ था हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, जो भी था वो यही था। ओके, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया चेक करना, जो भी था वो सारा कवर कर चुके हैं हम। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पर। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पहले कोई बताएगा कि क्या होता है? कुछ भी पता है? कुछ भी बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? मैम जो उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे, जो पॉलिनोमियल a माइनस लैम्डा इस निकालने के हाँ, बेसिकली अगर मेरे पास a कोई एक मैट्रिक्स है aij n ऑर्डर की, n क्रॉस n की, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i जो फॉर्म होता है पाई लैम्डा, इसको अगर मैं पाई लैम्डा से डिनोट कर दूं तो ये मेरा हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर इसका हम देखें, इसका एक्सपेंशन कर दें तो ये क्या हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, and this determinant of a minus lambda I, which is phi lambda, is equating to 0, तो ये हो जाती है मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक, और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होते हैं, इट्स रूट्स, उनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या फिर लेटेंट रूट्स ऑफ ए, या फिर आइगन वैल्यूज। ओके, अगर कैरेक्टरिस्टिक इसके इक्वेशन के जो भी रूट होते हैं उसको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट रूट्स और आइगन वैल्यूज कुछ भी बोलते हैं। ओके, अभी आ जाओ पॉलिनोमियल्स ऑफ मैट्रिसेस। पॉलिनोमियल्स ऑफ मैट्रिसेस, ओके, अभी आप देखो, अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है इस तरीके से, दैट an x is power n प्लस गोइंग ऑन टू a1 x प्लस a0, ओके, ये एक पॉलिनोमियल है मेरे पास। अगर एक मैट्रिक्स A है which is the root of this polynomial, root of fx, if f of a is equals to 0, तो ये क्या होगा, ये जो भी रूट है वो क्या करेगा, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। f of a क्या हो जाएगा, an is power n going on to a1 n। यहां से आता है मेरे पास कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या बताती है, हर मैट्रिक्स
अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मिल्टन थ्योरम यही तो बोलती है हमसे, राइट? Yes, ma'am. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation। हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। बेसिकली अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई फाई लेमडा, ये मेरे पास कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ओके? ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है which is like this, phi lambda is equal to -1's power n lambda square p1 lambda's power n minus 1 p2 something like this। अगर ये मेरे पास कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अपने मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करेगी और ये हो जाएगा तब a पावर n p1 a पावर n minus 1 like this, ओके? तो बेसिकली कैली हैमिल्टन थ्योरम नॉर्मल शब्दों में कहें तो यही कहती है कि हर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपनी हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है, ओके? अब एक चीज देखो, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, लेट्स से ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ओके? अगर मैं इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूं तो वो क्या होगी? Determinant of a minus lambda is equals to 0, which is basically a11 minus lambda, a21, a12, a22 minus lambda, इसका determinant equals to 0। तो ये मेरे पास कुछ आएगा lambda square minus a11 plus a22 lambda plus a12 a11 a22 minus a21 a12, ओके? सॉल्व होके मेरे पास इक्वेशन बनेगी, वो ये बनेगी, आप चेक भी कर सकते हो। मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिख दी? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे ही बनती है, यानी कि विच इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए है a11 a22 माइनस a21 a12, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या है? ट्रेस ऑफ ए, a11 a22, ये क्या था? ट्रेस ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके? तो अगर आपको किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आपको डिटर्मिनेंट और ट्रेस दे रखी है तो आपको मैट्रिक्स की भी नीड नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ओके? समझ आया ये? Yes, ma'am. इसी तरीके से अगर आपके पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो, a11 a12 a13 a22 a21 a31 a32 a33, ओके? अगर आपके पास ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म होता है, ओके, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म होता है उसकी भी कुछ रूल्स होते हैं। इट इज लाइक लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए into lambda square plus a11 a22 a33, ये क्या है? कोफैक्टर्स, मिनिमल ऑफ मिनिमल मतलब हाँ, ये कोफैक्टर्स होते हैं बेसिकली, ओके? इनकी वैल्यू जो है वो ये कोफैक्टर्स की वैल्यूज हैं। कोफैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। एंड दिस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होती है 3 क्रॉस 3 पॉलिनोमियल में, राइट? क्या है ये? मेरे पास जो होगा इसका कोफिशिएंट जो होगा दैट इज ट्रेस ऑफ ए, और इसका कोफिशिएंट जो होगा दैट इज कोफैक्टर्स का सम माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मेरी किसकी हो जाएगी? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस तरीके से होता है। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज आप देखिए, अगर आपके पास ए कोई एक मैट्रिक्स है aij ऑफ ऑर्डर n, ओके, तो वहां पर सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ओके? सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, एंड
product of characteristic roots is equal to determinant of A, right? अभी सेकंड चीज देखो, अगर मेरे पास ये जो A मैट्रिक्स है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज I going from 1 to n lambda minus ai, जो भी डायगोनल्स हैं सिर्फ आपको उनसे lambda minus ai करके मल्टीप्लाई कर देना है, ओके? आपको उस टाइम पे जाते, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट भी निकालोगे तो भी यही आएगा, ओके? और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, ए आर डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए, वो हो जाती हैं डायगोनल एंट्रीज। यहाँ से आप सीधा ही देख सकते हो, ये सीधा फैक्टर लिखा हुआ है, अगर आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो मेरी क्या आ जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बन जाएंगी, राइट? यस मैम। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी थी इसकी। अभी देखो आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, आइगन रूट देख लिया हमने, आइगन वैल्यू देख लिया हमने, अब हम देखते हैं आइगन वेक्टर या फिर आप बोल लो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ओके? इसमें क्या होता है, लेट्स से कि अगर मेरे पास कुछ एक वेक्टर है व्हिच इज लाइक दिस x1 x2 to xn, आइगन वेक्टर बेसिकली ये जो हमने वेक्टर कंसीडर किया है ये मेरे पास अननोन्स का है, ओके? अननोन्स किसी भी होमोजेनियस इक्वेशंस में n वेरिएबल्स हैं उनका वेक्टर मैंने मान लिया ये है, ठीक? किसी भी होमोजेनियस इक्वेशंस में जो n वेरिएबल्स थे उनका मैंने एक वेक्टर बना लिया जो कि ये है। अब देखो a माइनस लेमडा i इंटू x इज इक्वल्स टू 0, ओके? अब अगर यहाँ से इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ax इज इक्वल्स टू लेमडा x, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, जो भी नॉन जीरो वेक्टर x satisfying this equation, satisfying one is called eigen vector। जो भी नॉन जीरो वेक्टर x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइगन वेक्टर, और जहां पर लेमडा क्या है, मेरी आइगन वैल्यू है, ओके? जब आप आइगन वेक्टर निकालते हो तो बेसिकली कैसे निकालते हो, आप जो भी वैल्यू है वो पुट कर देते हो, इक्वल टू 0 कर देते हो, उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालते हो, फिर किसी भी आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही तो कोई आइगन वेक्टर निकालते हो, राइट? यस मैम। तो जो भी इक्वेशन आप ये सेटिस्फाई कराते हो, बेसिकली जब आप आइगन वेक्टर निकालते हो तो आप ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करा देते हो, जिसकी हेल्प से आप करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकाल देते हो, ओके? अब यहाँ पर एक चीज आती है, दैट ईच स्केलर मल्टीपल kx of an eigenvector x belonging to lambda is also an eigenvector, ओके? हर आइगन वेक्टर का जो स्केलर मल्टीपल है kx, जो कि लैम्डा से बिलोंग कर रहा है, वो भी आइगन वेक्टर होगा। कैसे होगा वो भी आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ओके, और उसका क्या है, आइगन वेक्टर हम बोल रहे हैं कि ये एक आइगन वेक्टर है, बेसिकली ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने बोला a इंटू के एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए एक्स, और ए एक्स किसके बराबर है, लेमडा एक्स के, a इंटू लेमडा एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू के एक्स, राइट? तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि a के एक्स किसके बराबर आ रहा है, लेमडा के एक्स के, तो हर स्केलर मल्टीपल आइगन वेक्टर का जो कि लैम्डा से बिलोंग कर रहा हो वो भी क्या होता है, आइगन वेक्टर ही होता है। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, ओके। अभी ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है वो करके देखो कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है विच इज 4 3 2 -1, आपको इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर भी निकालना है, आएंगे सॉल्व करके बताइए एक बार।
मैम 5 और -2 आइगन वैल्यू आ रही है। 5 and -2. 5 एंड -2 आ गई आपकी आइगन वैल्यूज, और आइगन वेक्टर्स क्या आएंगे इनके करस्पॉन्डिंग? मैम 1 और -2 आ रहा है उसका 5 का आइगन वेक्टर। आपका क्या आ रहा है? 1 -2 मतलब उस फॉर्म में। 1 एंड -2। यस मैम। बाकी कोई दूसरा चेक करो। मैम 1 और 2 आएगा, सॉरी 1 और -2 नहीं, 1 और 2। ओके 1 और 2 आएगा। 2,1 है या 1,2 है, बताओ मुझे। अरे यस मैम 2,1। 2,1 है, राइट। ओके, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग। मैम 0 0 आ रहा है सर। है मैम 0 0। लैम्डा 5 के लिए 1/1,2 एंड लैम्डा -2 के लिए 3, -1। -1,3, 2,1 एंड -1,3। मैम आप एक बार बता दीजिए ना। ओके, तो आपके पास क्या आई वैल्यूज? आपके पास आया लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। पहले इसके लिए देख लेते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x। ओके, तो बेसिकली आप क्या करोगे कि a माइनस 5i x इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। ओके, जब आप ये करोगे तो क्या होगा? a माइनस 5i। ओके, तो a क्या है मेरा? a में से -5 करो तो -1, 3, 2, -6 इंटू x। x क्या है? x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। ओके, इक्वेशन क्या फॉर्म हुई? -x1 + 2x2 इक्वल्स टू 0। ओके, दूसरी फॉर्म हुई 3x1 - 6x2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से आया मेरे पास x1 इक्वल्स टू 2x2, और यहाँ से आया मेरे पास x1 इक्वल्स टू 2x2। ओके, तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि जो आइगन वेक्टर होगा इसका वो क्या होगा? 1,2 होगा। यस मैम 1,2 आया है। इसी तरीके से आप दूसरे के लिए देख लीजिए। अगर हम दूसरे के लिए क्या पुट करें? 2। यहाँ पर अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो मैम जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। a + 2i हो जाएगा वहाँ। हाँ, और -2 है। सॉरी -2 है तो साइन चेंज हो जाएगा बेसिकली। हाँ,
ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। मैट्रिक्स जो भी फॉर्म होगी उसके करस्पॉन्डिंग आप दो इक्वेशंस बनाएंगे, राइट। इक्वेशंस क्या बनेंगी, 6x1 + 2x2 = 0 एंड 3x1 + x2 = 0। ओके, अब ये तो दो इक्वेशंस है वो कैसी हैं, सेम है, बेसिकली एक ही इक्वेशन है, दैट इज 3x1 + x2 = 0, दैट इज x1 = -3, x2 = -3x1, ऐसे बोल सकते हो, -3x1। ओके, अब इसका भी एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया, वो क्या हुआ, -1, 3, ये इसका वेक्टर आ गया। समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम -1, 3 होगा ना? -1, 3 है। नहीं, वो -1 बाद में होगा, मतलब 3, -1 हाँ, इसी में सेकंड वेक्टर जो आया। ये वाला जो वेक्टर है हाँ हाँ, इसमें क्या होगा, 3, -1। वो आप ऐसे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, -x2 = 3x1 लिख रहे हो, आप 3, -1 लिख रहे हो, वो भी सही है। किसी एक वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कई सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट, हाँ? ठीक है, ओके मैम। हाँ, वो आपका तरीका है, जो भी आपके करस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर्स हो, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स में दे रखे हो, तो आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए उनसे। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं नेचर की, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का नेचर क्या होता है कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस के ऊपर। ओके, तो अगर मैं बात करूं हर्मिशियन मैट्रिक्स की, हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो रूट्स होते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑल रियल, सारे रूट्स कितने कैसे होते हैं, रियल होते हैं। ओके, हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमेशा सारे रियल रूट्स ही होंगे। ओके, इसी तरीके से इसी को हम कोरोलरी की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक ही होती है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो उसके भी रूट्स कैसे होंगे, रियल ही होंगे, राइट। अब बताओ स्क्यू हर्मिशियन के रूट्स कैसे होते हैं, मैम इमेजिनरी या जीरो। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो रूट्स होते हैं या तो 0 होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। ओके, इसी तरीके से यूनिटरी मैट्रिक्स ले लो या फिर आप ऑर्थोगोनल ले लो, तो ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिसेस में ओनली रियल रूट, रियल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स of unitary and orthogonal matrices can be होंगे 0 और -1, सॉरी -1, 1 और -1, हाँ, तो इनके रूट्स 1 और -1 ही होंगे। अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है और ऑर्थोगोनल है, उनके रूट्स क्या होंगे, 1 और -1 होंगे, और इनका मॉड्यूलस क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का, -1 to the power n। मॉड्यूलस ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज क्या होगा, इट इज ऑलवेज यूनिटी 1। ऑर्डर पे नहीं डिपेंड करेगा, इवन ऑर्डर या ऑड ऑर्डर। मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलस की, अरे मॉडल हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट के मॉड्यूलस की। अब आप बताइए यहाँ पर मैंने क्या बोला कि वो तो ऑलवेज, हाँ, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन में मैंने क्या बोला कि ओनली रियल कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कैन बी 1 और -1। ओके, हर मॉड्यूलस कैरेक्टरिस्टिक रूट का, हर कैरेक्टरिस्टिक रूट का यूनिटरी का मॉड्यूलस जो होता है वो 1 होता है, यूनिटी होता है। कोई डाउट? नो मैम। ओके, अभी बताओ मिलपोटेंट जो मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? मैम जीरो ही होगी,
जीरो ही होगी, एक तो जीरो कंफर्म है। हाँ जीरो ही होंगी उसके आगे वैल्यूज। ओके, अभी और देखिए, जीरो इज कैरेक्टरिस्टिक रूट of a square matrix A if and only if A is singular। अगर A सिंगुलर है तो जीरो उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा। ओके, दूसरी चीज, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स A हो, ओके, देन द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ KA, characteristic roots of KA are A times characteristic roots of A। ओके, अगर आपको A के रूट्स पता है तो KA के रूट्स जो होंगे वो K टाइम्स होंगे जो भी A के रूट्स हैं उनके। ओके, सिमिलरली if lambda is characteristic root of non singular matrix A, अगर लैम्डा जो है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रूट वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक रूट है, then determinant of A by lambda is characteristic root of matrix adjoint of A। adjoint of A का कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा? determinant of A by lambda। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ A, the characteristic root of A are lambda 1 lambda 2 to lambda n इस तरीके से है, तो A स्क्वायर के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे वो होंगे lambda 1 स्क्वायर lambda 2 स्क्वायर गोइंग ऑन टू lambda n स्क्वायर। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का ही स्क्वायर कर देना है। ओके, the another property is if lambda is characteristic root of non singular matrix A, non-singular matrix A, then lambda inverse होगा characteristic root of A inverse, right? किसका हो जाएगा? A inverse का characteristic root हो जाएगा। ये सारी चीजें समझ में आई? ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड। यस मैम। ओके, अभी एक क्वेश्चन है वो करके देखो, विच इज लाइक आपको बताना है इस पावर 50 अगर मेरे पास मैट्रिक्स जो A है वो है 1 0 1 1, ये निकालना है। मैम 15001 हो जाएगा 15001 हॉरिजॉन्टली। 5001। ओके, बाकी बाकियों ने किया? नो मैम। बेसिकली इसमें होगा क्या, इसमें आप पहले निकालोगे इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपने लगाया डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I
जो क्या आया 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा। ओके, इसकी हेल्प से आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली जो क्या आएगी 1 क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से अगर मैं देखूं तो हर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0। ये i हो जाएगा, i माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहां से मैंने देखा दैट a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल्स टू क्या है a माइनस i के इक्वल है। ओके, a स्क्वायर माइनस a जो है वो a माइनस i के इक्वल है। यहां से मैं क्या करती हूँ, एक सीरीज की फॉर्मेट में अगर मैं देखूं a क्यूब माइनस a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a के, वो किसके इक्वल है a माइनस i के। सिमिलरली गोइंग ऑन, अगर मैं a पावर 50 माइनस a पावर 49 देखूं वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसी सीरीज में चलती जाऊं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा। बेसिकली आप इस तरीके से देखो a स्क्वायर माइनस a जो है तो a माइनस i के इक्वल है। ये माइनस आई के ऊपर आप देखो a क्यूब माइनस a स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर माइनस a i के इक्वल है। a 4 माइनस a क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर i के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आप a की पावर 50 माइनस a की पावर 49 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा a की पावर 49 माइनस a की पावर 48 i की तरफ हो जाएगा। ओके, आप बेसिकली a का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हर एक में ताकि मुझे ये कुछ एक क्राइटेरिया मिल जाए। जब मैं इन सबको ऐड करूंगी कि ऑन एडिंग ऑल दीज आई विल गेट a की पावर 50 माइनस a इक्वल टू, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे ये इससे ये इससे। ओके, ये प्रीवियस टर्म से इसमें बचेगा 49, ये क्या हो जाएगा a की पावर 48 a की पावर 49, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास कुछ अगर मैं सबको ऐड कर दूं और ये सारे किसके इक्वल है, ये सारे इक्वल हैं a माइनस i के, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 49a माइनस 49i। ओके, और कोई बताओ, और किसके पास कोई मेथड आपने कैसे किया था। मैम मैंने तो मैट्रिक्स को स्प्लिट करके किया था बाइनोमियल लगा के। हाँ, बाइनोमियल लगा के भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, आप बाइनोमियल लगा के भी कर सकते हो। जो मैंने शायद पिछली क्वेश्चन में कराया था स्प्लिट करके मैट्रिक्स, यस मैम, वही तो। बाइनोमियल लगाया था उसके बाद और बता दिया था कि ये कैसे किस तरीके से होगा, उससे तो बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, 2 सेकंड में होगा। आपको एक्सपेंशन जानने की जरूरत भी नहीं है कि जो ये एक्सपेंशन है किस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है। तो आप एक बार जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था मैंने बताया था कि इसका वो बाइनोमियल लगा दीजिए, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से जो आंसर आया वो क्या आएगा 150 ये आ जाएगा। आप चाहे इसकी हेल्प से कर लीजिए, इसकी हेल्प से जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो आएगी a की पावर 50 इज इक्वल्स टू 50a माइनस 49i। ओके, आप इसको सॉल्व कर दीजिए और वो भी सेम ही आंसर आएगा। अंडरस्टूड। इसी तरीके से एक बार बाइनोमियल मेथड बता दीजिए, बाइनोमियल मेथड बता दीजिए। बाइनोमियल मेथड कोई बताएगा बाइनोमियल मेथड से। आप बेटर बता पाइएगा मैम। ओके, बाइनोमियल मेथड में क्या बताया था मैंने, जब मैंने पिछली बार बाइनोमियल मेथड कराया था तो उसमें क्या था, जब मैंने निलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ाई थी तब शायद ये कराया था, राइट। सी इट हियर, इसमें कराया था। सी इट हियर, ओके ओके। मैं सोच रही थी कैरेक्टरिस्टिक रूट की हेल्प से ही करवा दूं क्योंकि हम वही टॉपिक पढ़ रहे थे। ओके, लेट्स सी इट। उसमें क्या था कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, तो हमने बोला था कि जो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है हमने वहां पर निलपोटेंट की प्रॉपर्टी बताई थी। ओके, निलपोटेंट की प्रॉपर्टी किस तरीके से थी कि कोई भी मैट्रिक्स
इंडेक्स पर जाके 0 हो जाएगी। ओके, तो अगर मेरे पास ये कुछ मैट्रिक्स है तो इसको मैं कैसे तोड़ लूंगी? दिस विल बी 0 0 0 1 प्लस 1 0 0 1। ये क्या हो गया? ये मेरी मैट्रिक्स हो गई बी, और ये मैट्रिक्स कैसी हो गई? आई। ये कैसी हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये कैसी हो गई? कोई भी दूसरी मैट्रिक्स। मैंने ए मैट्रिक्स को दो पार्ट में तोड़ दिया। अब ये बताओ, ये जो मैट्रिक्स बी है, b is equals to 0 0 1 0, ये 0 कब होगी? मैम एक बी बार और स्क्वायर मल्टीप्लाई पे करा 0 हो दीजिए, जाएगी। हो जाएगी। b स्क्वायर पे 0 हो जाएगी। यस मैम। b स्क्वायर पे क्या हो जाएगी? 0। अब मुझे पता चल गया कि b स्क्वायर पे ये मैट्रिक्स क्या हो रही है? 0 हो रही है। ओके, आपको क्या निकालना है? a की पावर 50। तो आप क्या निकालोगे? b प्लस i के पावर 50, जो कि क्या होगा? i प्लस nc1 इंटू b प्लस nc2 b स्क्वायर, लाइक गोइंग ऑन, कि बी स्क्वायर पे ही मेरा 0 हो जा रहेगा, तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होंगे? 0 ही हो जाएंगे। बी क्यू बी फोर जो भी आएगा वो सारे अपकमिंग 0 ही हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली आपके पास आया आई प्लस एन, क्या है मेरा? 50 है। 50c1 दैट इज 50 इंटू बी, और बी क्या है? 0 0 1 0। आपको ये करना था। आइडेंटिटी प्लस इसका एडिशन करेंगे तो आपके पास सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। गॉट इट? 1 0 51। समझ आया? यस मैम, आ गया, ये तो आ गया। ओके, अब इसी तरीके से एक और चीज करके देखो। अगर वो तो मैट्रिक्स चलो ट्रायंगुलर हो गई थी, अगर ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 -1 -2, और आपको निकालना हो यहाँ पर एस पावर 100 प्लस एस पावर 5, निकालोगे?
हेलो, यस मैम, सॉल्व कर रहे हैं अभी जरा। कैसे कर रहे हो? मुझे अप्रोच बताओ एक बार, किस तरीके से कर रहे हो? मैम जैसे अभी आपने बताया बाइनोमियल मेथड, एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी करके देख लो, शायद उससे ज्यादा इजी पड़ जाए। क्योंकि आप शायद इंडेक्स निकालनी पड़े आपको इसकी, फिर आपको तोड़ना पड़े इस मैट्रिक्स को, उसके बाद आप बाइनोमियल लगाओगे। और आई थिंक इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जल्दी हो जाएगा। नहीं हो रहा है सॉल्व, कोई नहीं हो रहा तो हम करा देते हैं। पहले आप क्या कीजिए, इसका मैम आंसर कितना आ रहा है? 0। 0 आ रहा है? हाँ, तो गलत हो। पहले आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। हमने वो निकाला तो क्या आया, 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से मेरे पास आया 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा माइनस 2, क्या हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा, क्या करेंगे, ओके, माइनस 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, मेरे पास आया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, कट जाएगा, ये बचेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मेरे पास आया है a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल्स टू 0 बाय एली हैमिल्टन। ओके, a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मेरे पास क्या है, एक है मेरे पास a की पावर 5। a की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। यस मैम। और a स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस a के। यहां से देखो तो ये क्या हुआ, माइनस a का स्क्वायर इंटू a। ओके, उसके बाद क्या हुआ, a स्क्वायर इंटू a, माइनस a चला जाएगा। अब a स्क्वायर फिर से किसके इक्वल है, माइनस a के, माइनस a इंटू a। अब फिर से a स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस a के। मेरे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज a। यानी कि a की पावर 5 जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ये समझ में आया? यस मैम। इसी तरीके से a की पावर 100 देखो, a की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 5 पावर 20। a की पावर 5 क्या है, a, यहां से क्या आ गया, a की पावर 20। सिमिलरली a की पावर 20 को लिख सकते हैं a की पावर 5 पावर 4। a की पावर 5 क्या है, a, ये हो जाएगा a की पावर 4। a की पावर 4 क्या हो जाएगा, इसको आप दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आ गया। क्या हो जाएगा, आ जाएगा माइनस a के इक्वल। ओके, माइनस a के इक्वल कैसे आ जाएगा, इसको आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यानी कि माइनस a इंटू माइनस a। उसके बाद आया माइनस माइनस कट गया, फिर बचा a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस a के। अंडरस्टूड? यस मैम। a की पावर 100 प्लस a की पावर 5, जहां पर a की पावर 100 आ रहा था माइनस a के इक्वल, a की पावर 5 आ रहा है a के इक्वल, दैट इज बेसिकली 0। मेरे पास इसका आंसर आ गया 0। समझ आया ये सब कुछ? यस मैम। यस मैम, वहां तो गया है। ओके,
तो अभी के लिए मेरे हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी खत्म हो गई है और बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का जितना भी पोर्शन था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसमें भी कोई भी डाउट है या फिर कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपको ऐसा लग रहा हो कि छूट गया है? हम सिलेबस देख के बता देंगे अगली क्लास में। जहाँ तक है मैंने सिलेबस देख लिया है और सारा टॉपिक भी कवर है। अगर कुछ नहीं भी कवर है तो जब हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट की क्लास लेंगे, आई विल शेयर यू द असाइनमेंट बाय टुडे और टुमारो।